नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्जवल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि ये पद्य साहित्य का इतिहास है, तो ये पद्य साहित्य के इतिहास पर जो है एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप उज्जवल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने जो है भक्ति काल और वीर गाथा काल के बारे में और भक्ति काल की जो शाखाएं हैं उस पर उसकी छोटी छोटी बातों पर चर्चा की। तो आज जो है पद साहित्य के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की। तो देख लेते हैं। तो तो हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन सर्वप्रथम कार्य फ्रेंच विद्वान गारसा तासी द्वारा किया गया। तो एक फ्रांसीसी विद्वान हैं। तो हिंदी का प्रारंभ या हिंदी की शुरुआत जो है गारसा तासी के द्वारा मानी जाती है। इनकी एक पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ, ठीक है। तो उन्होंने एक ग्रंथ लगा जिसमें उन्होंने हिंदी के बारे में चर्चा की, हिंदी की शुरुआत की इस ग्रंथ में। तो इसे दो भागों में बांट दिया गया था, 1839 और 1847 में इसके दो भाग प्रकाशित हुए। लेकिन गारसा दतासी के इस ग्रंथ में बहुत सारी कमियां देखने को मिली। तो इस प्रकार से जो है इतना मान सकते हैं कि हिंदी की शुरुआत गारसा दतासी के द्वारा मानी जाती है। लेकिन जो वास्तविक जो संस्थापक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, क्योंकि 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमाणिक रूप से जो है लिखा गया या उसका वर्णन किया गया। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का जन्मदाता मान लिया जाता है, या हम हिंदी साहित्य का वास्तविक जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कह सकते हैं। लेकिन शुरुआत की प्रारंभकर्ता पूछा जाए आपसे तो गारसा दतासी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हिंदी का प्रारंभ हुआ। हिंदी को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका समय संवत 1050 से 1375 संवत तक, अर्थात 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, इसका समय 1375 संवत 1375 से 1700 संवत तक माना जाता है, यानी कि सन 1318 से 1643 तक माना जाता है। तो भक्ति का आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, इस पर हमने पहले ही जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। आज हम रीतिकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक काल। तो रीतिकाल का समय 1700-1900 तक है। संवत सन की बात की जाए तो 1643 से 1843। वर्तमान काल यानी कि आधुनिक काल 1900 से वर्तमान तक माना जाता है। तो रीतिकाल क्या है? तो रीति का अर्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली और लक्षण। तो रीति, संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना। आपसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत में रीति का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट पद रचना। तो सर्वप्रथम वामन ने इसे काव्य की आत्मा घोषित किया है। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा। तो मैं केवल उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसके बाद हम जो है इसके तो रीतिकाल को पूछा जा सकता है आपको, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीतिमुक्त काव्य, तीसरा रीति सिद्ध काव्य। तो 3 भाग हो गए, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। आपसे पूछा जा सकता है कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं और उनकी रीतिबद्ध कवियों की रचनाएं पूछी जा सकती हैं आपसे। तो केशव दास रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर चंद्र का। तो रीतिबद्ध कवि केशव दास की रचना है। फिर उसके बाद आते हैं भिखारी दास। तो ये भी रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, रस सारांश। ये भी रीतिबद्ध कवि हैं। फिर इसके बाद हैं रस निधि कवि। तो ये भी रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कीर्ति संग्रह, सतसई, हिंडोला। तो इनकी रचना है कुलपति मिश्र। इन्हें भी रीतिबद्ध कवि माना जाता है। इनकी रचना है संग्राम सार, रस रहस्य, ठीक है, नख से दुर्गा भक्ति, तरंगणी ग्रंथ, रक्षाणव। तो इनकी रचना है ये। इसके बाद कुछ और कवि हैं, उन्हें भी देख लेते हैं।
तो इसके बाद आते हैं आपके जो है सेनापति सुखदेव मिश्र, और सेनापति के बारे में जो है दुविधा बनी हुई है, क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं बता रहा। तो मैं आपको ले चलता हूँ देव। ये देव जो है ना, ये भी रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। तो इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, राधिका विलास, प्रेमचंद्रिका। भूषण को भी रीतिबद्ध कवियों में गिना जाता है। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश। मतीराम को भी रीतिबद्ध कवि माना जाता है। तो इनकी रचना छंदशास्त्र, रसराज, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार, ललित, ललाम, मतीराम सतसई। इसके बाद फिर आते हैं पद्माकर। पद्माकर को भी रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में गिना जाता है। इनकी रचना हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। तो ये पद्माकर जी की जो है प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ से फिर आते हैं बिहारी सतसई। बिहारी सतसई हमारे रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। तो बिहारी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही रचनाओं का संग्रह है बिहारी सतसई, क्योंकि उनकी जितनी भी सारी रचनाएं हैं वो जो है किसमें गिनी जाती हैं, सारी की सारी रचनाएं बिहारी सतसई के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से ये रीतिबद्ध कवि हैं। इसके बाद हम और देख लेते हैं अगले। इसके बाद आते हैं घनानंद। ध्यान रहे आपके घनानंद, आलम और बोधा। घनानंद, आलम और बोधा ये आपके रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। ध्यान रहे घनानंद, आलम, बोधा ये आपके रीति मुक्त कवि हैं। तो घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सागर, ब्रहलीला, रस केलबिली और कृपादंड। आलम की रचना है आलम केली, और बोधा की है इसकनामा, ब्रहवारिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रीति मुक्त कवि हैं। इसके बाद चिंतामणि। चिंतामणि आपके रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी रचना है कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। इसके बाद ठाकुर। ठाकुर को भी ठाकुर रीति मुक्त कवि हैं। तो इनकी रचना है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। द्विजदेव रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा। तो इस प्रकार से ये जो है कवि और रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में मैंने पढ़ा। अब उसके बाद हम आगे और देख लेते हैं कि यहाँ से पूछने लायक क्या चीज़ है। हाँ तो अब ध्यान रखिए, अब हम आधुनिक काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। ठीक है, तो यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चौमुखी विकास हुआ। तो इस काल को मुख्य रूप से जो है 5 भागों में लगभग बांट दिया गया है। तो पहला इसमें है भारतेंद्र युग, इसका समय 1850 से 1900 तक है। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक है। और छायावादी युग 1920 से अधिक है, 1920 से 1936 तक है। इसके बाद और इसके अगले कुछ और भाग हैं, उन्हें भी बाद आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग का समय है 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग पाँचवा 1943 से 1950 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है नई कविता 1950 से 1900 आज तक, यानी कि वर्तमान तक। तो इसके बाद अब हम सीधा आपको ले चलते हैं भारतेंद्र युग। तो ठीक है, भारतेंद्र युग से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं कि पूछा जाएगा भारतेंद्र युग की विशेषताएं बताइए। तो भारतेंद्र युग की विशेषताएं बताइए। तो भारतेंद्र युग की विशेषताएं हो जाएंगी, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता की भावना। तो भारतेंद्र युग में इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। इसके बाद दूसरी रचना है सामाजिक चेतना के विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी हैं। हास्य व्यंग्य इस काल में भारतेंद्र युग में हास्य व्यंग्य शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारा व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंद्र युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के प्रति अपना विरोध या रोष प्रकट किया है। लगभग आपसे 3 या 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ 3 या 4 हेडिंग ही लिखनी है।
इसके बाद कुछ और भी दिया है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, लेकिन आपको ये चार ही बिंदु आपको याद रखने हैं। चार ही बिंदुओं को आपको, चार हेडिंग को आपको याद रखना है। तो पहला ये हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग्य, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय दिवंगत कवियों के नाम और उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय दिवंगत कवि हैं भारतीय हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर भारतीय युग का नामकरण किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। तो ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनकी प्रमुख रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, प्रेम मल्लिका। फिर अगले इस पे इसी युग के कवि माने जाते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, ललित लहरी। फिर इसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजनी। फिर आते हैं अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचना है भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा। राधा चरण गोस्वामी, इनकी रचना है भक्तमल। तो ये प्रमुख भारतीय द्वियुगीन जो है कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। इसके बाद आता है आपका द्विवेदी युग। तो ध्यान रखिए कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। याद रखें कि आपसे पूछ लिया जाए कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखें आप लोग। इसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछी जा सकती है कि द्विवेदी युग की विशेषताएं बताइए, द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताएं बताइए। तो इस काल की कविताओं की विशेषताएं हो जाएंगी देशभक्ति। तो ये पहली हेडिंग हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कि द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गईं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर व्यंग एवं तीखे प्रहार किए गए हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा वर्णन प्रधान कविताएं। तो इस काल में वर्णन प्रधानता इस युग की कविताओं की प्रमुख विशेषता रही है। मानव प्रेम, द्विवेदी युग की कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना पर विशेष बल दिया गया है। वैसे तो आपसे 4 नंबर का आएगा तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और देख लेते हैं प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं, यानी कि प्रकृति के प्रति विशेष अपना दृष्टिकोण प्रकट किया है। तो इस तरह से ये द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताएं हो गई। अब हम द्विवेदी युग के कवियों के नाम भी देख लेते हैं, उनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो द्विवेदी युग के द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह हरिऔध। तो इनकी रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रस कलश। मैथिली शरणगुप्त, ये भी द्विवेदी युगीन कवि हैं। पंचवटी, जयद्रथवत, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये जो है द्विवेदी युगीन कवि हैं। और द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं मैथिली शरणगुप्त की। रामनेश त्रिपाठी, तो ये भी द्विवेदी युगीन कवि हैं। इनकी रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। फिर माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को भी द्विवेदी युग का कवि माना जाता है। इनकी रचना है हिमकरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है, इनकी रचना है काव्य मंजूषा, सुमन। तो ये कुछ द्विवेदी युगीन कवि और उनकी कुछ रचनाएं थी। इसके बाद हम अगले जो है युग को देख लेते हैं। तो अगला युग है छायावाद। तो छायावाद के बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो छायावाद के बारे में हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी की जो काव्यधारा विषय वस्तु में स्वच्छंद प्रेम की भावना एवं क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण तथा दृष्टिकोण के प्रति जो है प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली है, उसे छायावाद कहा गया है। तो यहाँ से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि छायावादी युग के छायावाद का जनक पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। तो छायावाद का जनक किसे माना जाता है? ध्यान रखिए, छायावाद का जनक, तो ध्यान रखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। ये आपसे प्रश्न बन सकता है। इसके बाद इसकी हम जो है विशेषताओं को देखेंगे। तो देख लेते।
तो आपसे पूछा जा सकता है छायावादी काव्य की विशेषताएं बताइए। तो छायावादी काव्य की विशेषताएं हो जाएंगी, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाद की प्रधानता। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता हो जाएगी। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता, तो छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता रही है। वहाँ कवि अपने दुख सुख एवं हर शोक को ही बाणी प्रदान करते हुए खेद को व्यक्त किया गया है। श्रृंगार की भावना, छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। तीसरी है प्रकृति का मानवीकरण। तो छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति के अनेक रूपों में देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है सौंदर्यानुभूति। तो यह सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से नहीं, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 बिंदु पूछे जा सकते हैं, 4 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो आपको अतिरिक्त नहीं लिखना है। इसके बाद हम इसके छायावादी कवियों को भी देख लेते हैं। तो ये छायावादी कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद, जैसा कि हमने बताया, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। ध्यान रखिए, किसे? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक, ध्यान रखें, जनक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, लहर, आंसू, झरना। ठीक है, कामायनी इनका महाकाव्य, ध्यान रखिए, कामायनी इनका क्या है? महाकाव्य है। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी छायावादी कवि हैं। इनकी रचना है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, बीड़ा, उच्छ्वास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावादी कवि माने जाते हैं। इनकी छायावाद की रचना है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। हाँ, ध्यान रखिए, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये आपको दूसरे युग में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये रचना विशेष याद रखिए। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, बीड़ा, उच्छ्वास ये छायावादी रचनाएं हैं। परिमल, गीत का, नाम का, तुलसीदास ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावाद की रचना है। महादेव वर्मा ये भी छायावादी कवित्री मानी जाती हैं। रश्मि, नीरजा, नीहार, सांध्यगीत इनकी एक रचना है यामा। यामा पर इन्हें जो है पारितोषिक भी मिला है। तो इस प्रकार से ये कुछ छायावादी कवि थे। इसके बाद हम और देख लेते हैं। इसी क्रम में अगला युग आता है रहस्यवाद। तो ध्यान रखिए कि जब भी रहस्यवाद की चर्चा होगी तो कबीरदास को याद रखें, कबीरदास को याद रखें, क्योंकि यहाँ रहस्यवाद में कबीरदास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पूछ लिया जाए तो रहस्यवाद का जन्मदाता आपसे पूछा जा सकता है कि रहस्यवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कबीरदास, ये आपसे प्रश्न बन सकता है, पूछ लिया जाए। इसमें नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि रहस्यवाद का जन्मदाता किसे माना गया है। तो रहस्यवाद का जन्मदाता कबीरदास जी को माना गया है। तो ये बात आप याद रखें। यहाँ से सिर्फ आपसे इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद हम रहस्यवाद को विशेषताओं को देख लेते हैं। तो रहस्यवाद की विशेषताएं हैं तो अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, क्योंकि इस युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण भाव व्यक्त किया गया है। क्योंकि अब कबीरदास जी को तो आप जानते ही हो, क्योंकि इन्होंने तो निराकार ईश्वर की आराधना की है, तो हो गई ना अलौकिक सत्ता। तो अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। दूसरी हेडिंग हो जाएगी परमात्मा से ब्रह्म मिलन का भाव। तो आत्मा को परमात्मा को ब्रह्मणी मानते हुए उससे ब्रह्म व मिलन के भाव को व्यक्त किया गया है। जिज्ञासा की भावना, तो सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरी सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। प्रतीकों का प्रयोग, तो प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की गई है। तो इस प्रकार से ये रहस्यवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम आगे देखते हैं रहस्यवाद और छायावाद और रहस्यवाद में अंतर देख लेते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छायावाद और रहस्यवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ छायावाद है, दूसरी तरफ रहस्यवाद है। तो एक तरफ छायावाद, दूसरी तरफ रहस्यवाद। इसमें कल्पना की प्रधानता है, इसमें चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में भावना की प्रधानता है, रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है। छायावाद प्रकृति मूलक है, रहस्यवाद की प्रकृति दार्शनिक है। तो इस प्रकार से ये छायावाद और रहस्यवाद में ये अंतर हो गया। तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 9, 10, 11, 12 के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है।
तो इसके बाद हम आगे और देखते हैं। तो इसके बाद अगले क्रम में है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद को देख लेते हैं। तो प्रगतिवाद क्या है, यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैं सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा कर रहा हूँ जो विशेष आपसे जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बनेंगे आपसे प्रगतिवाद की विशेषताएं। तो देख लेते हैं। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट बिंदु हो जाएगा शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। तो प्रगतिवादी कवियों ने जो है किसानों मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। दूसरा बिंदु हो जाएगा आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया। इन्होंने कहा है कि जो अंतर है अमीर और गरीब में, वो जो है अंतर कम हो। तीसरा पॉइंट है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। तो प्रगतिवादी कवियों ने नारी को भोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। बताया है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का शोषण से मुक्त करने हेतु उन्होंने प्रयास किया है। ईश्वर के प्रति अनास्था। तो इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया, मतलब आस्था प्रकट नहीं की। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल के कवियों ने जो है ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट नहीं की है। तो आप याद रखें प्रयोग प्रगतिवादी कवि। ठीक है, ये आपसे प्रश्न ऑब्जेक्ट में बन सकता है कि किस युग के कवि रहे हैं जिन्होंने ईश्वर के प्रति अनास्था को प्रकट किया है, अर्थात आस्था को प्रकट नहीं किया है। तो आपसे ये प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकता है। इसके बाद इसके प्रमुख कवि उन्हें देख लेते हैं। तो प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं तो नागार्जुन। तो युगधारा ये इनकी रचना है। नागार्जुन की सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आँखें। केदारनाथ अग्रवाल ये भी प्रगतिवादी कवि हैं, इनकी रचना है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, नींद के बादल। फिर है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह इनका उपनाम है सुमन। आपसे पूछा जा सकता है कि सुमन किस कवि का उपनाम है, तो शिवमंगल सिंह। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। फिर हैं त्रिलोचन। तो धरती को मैं मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन की जो है रचना है। रांगे राघव इनका है अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। सुमित्रा नंदन पंत, देखो सुमित्रा नंदन पंत वहाँ भी देखने को मिले थे छायावाद में, और और यहाँ भी वहाँ पर भी देखने को मिले थे हमें। और युगवाणी और ग्राम्य ये प्रगतिवादी जो है रचनाएं हैं इनकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी वहाँ पर देखने को मिले थे, इनकी रचना है कुकुरमत्ता। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक ही कवि दो युगों में देखने को मिल जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो आपसे ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद हम आगे और देखते हैं। अगला क्रम है प्रयोगवाद। तो पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न इतना बन सकता है, तो ध्यान रखिए कि हिंदी में प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखें हिंदी में प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है, अज्ञेय को। ठीक है, इतना प्रश्न आपसे ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, पूछा जा सकता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो याद रखें अज्ञेय का पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। ध्यान रखें अज्ञेय। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हो जाएंगी नवीन उपमानों का प्रयोग। तो प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। वे मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब तक बासी पड़ गए हैं। दूसरा हो जाएगा प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। तो इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। बुद्धिवाद की प्रधानता, तो ये अगला जो है विशेषता हो जाएगी अगली। इस युग के कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है, इसके कारण काव्य में कहाँ कहाँ
कहीं कहीं दुरूहता देखने को मिल जाती है। निराशावाद की प्रधानता, तो प्रयोगवाद की कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा एवं हताशा को यथा तथ्य रूप में वर्णन किया है। बस आपसे 3 या 4 जो है बिंदु ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अब वर्तमान में 3 या 4 नंबर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रयोगवादी काव्य की ये कुछ विशेषताएं हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रयोगवादी कवि और उनकी कुछ रचनाओं को। तो ये कुछ प्रमुख प्रयोगवादी कवि और उनकी कुछ रचनाएं हैं, तो देखते हैं ना। तो पहले हैं अज्ञेय। अभी हमने बताया था कि प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है, अज्ञेय को माना जाता है, ठीक है। और इनका पूरा नाम भी बताया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखें। इनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, एक खूनी नाव, काठ की घंटियाँ, नरेश मेहता, संशय की एक रात, बन पांखी सुनो, गिरजा कुमार माथुर। इनकी रचना है धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, नाश और निर्माण, भारत भूषण अग्रवाल। इनकी रचना है ओ प्रस्तुत मन। इस प्रकार से ये कुछ प्रयोगवादी कवि और उनकी कुछ रचनाएं थीं। इसके बाद हम अगले जो है बिंदु को देख लेते हैं। तो उसमें अगला है नई कविता। तो यहाँ से आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न बनेगा, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो सीधे हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो देख लेते हैं नई कविता की विशेषताएं। तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। तो मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को, नए नए शिल्प विधानों को प्रस्तुत किया गया है। क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया है। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, तो मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ साथ चित्रण किया गया है। इस प्रकार से ये गद्य पद्य खंड पर ये दूसरा वीडियो जो बनाया जा रहा है। एक वीडियो पहले ही यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड किया जा चुका है। ये उसका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड भाग होगा। तो इसे भी आप जो है उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।